तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम लोग 3D ट्रांसफॉर्मेशन और उसका फर्स्ट जो टाइप है दैट इज 3D ट्रांसलेशन। तो आखिर पहले हम लोग जान लेते हैं ट्रांसलेशन होता क्या है। हमने क्या देखा है अभी तक, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि ये हमारा कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर ऐसा यानी कि ये है हमारा y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस। यानी अगर कोई 2D ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इसको हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं xy कोऑर्डिनेट में, कुछ यहाँ पे मान लिया जाए ये है P1 और ये है हमारा P2। तो होता क्या था, ये यहां से यहां पे चीजें ट्रांसलेट हो रही है तो हम देखते थे कि अगर ये यहां पे है तो ये x में कितना जा रहा है और y में कितना जा रहा है। यानी कि ये जो होता था हमारा, ये होता था tx और जितना y में जाता था ये होता था ty। पता है आप लोगों को इतना, यानी कि x डायरेक्शन में कितना मूव किया और y डायरेक्शन में कितना मूव किया। और क्या लिखते थे हम लोग कि जो हमारा x डैश होगा, x डैश मीन्स कि कितना ट्रांसफॉर्म हुआ है x डायरेक्शन में, तो वो होता था क्या, x प्लस tx। यानी अभी जो P1 के x की वैल्यू है, अगर P1 xy है और P2 x डैश y डैश है तो हम लोग लिखते थे x डैश इक्वल्स x प्लस tx। यानी कि अभी जो करंट कोऑर्डिनेट है x का प्लस कितना ये x में ट्रांसफॉर्म हुआ है, x में कितना डायरेक्शन कितना दूरी ये चला है, y डैश इक्वल्स हो जाता था y प्लस tx। ये होता था स्टूडेंट। अब क्या होगा, इसमें एक और एक्सिस आ जाएगा, यानी कि अब हम 3 डायमेंशनल चीजों की बातें करेंगे तो वहां पे क्या होगा, आपका जेड एक्सिस का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो चलिए उसे समझते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मैं यहां पे बना ले रहा हूं एक कोऑर्डिनेट। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये हो गया स्टूडेंट आपका y, दिस इज योर x एंड दिस इज z। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये सारा जो एक्सिस है स्टूडेंट, आपको पता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना। चलिए बढ़िया। नाउ अब क्या करना है स्टूडेंट, हमें ट्रांसलेट परफॉर्म करना है। मान लिया जाए कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और ये यहां से यहां पे मूव कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहां से यहां पे मूव कर रहा है। अब हमें इसका ट्रांसलेशन बताना है। मान लिया जाए ये P1 है, ठीक है, इसे हम P1 मान लेते हैं और P1 इसे P1 मान लेते हैं और P1 का जो कोऑर्डिनेट है वो है क्या, x, y, z। यहाँ पे 3 एक्सिस होंगे, है ना, x, y, z। और मान लेते हैं कि ये ट्रांसलेट होके एक दूसरे कोऑर्डिनेट P2 पे चला गया है जिसका कोऑर्डिनेट है x डैश, y डैश, z डैश। तो आखिर हमें पता क्या करना रहता है ये बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन में पता करना रहता है कि जो न्यू हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। जब चीजें ट्रांसलेट हो गई हैं तो जो नई जगह पे गई है उसका कोऑर्डिनेट आखिर क्या है, ये हमें मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि जब हम 3 डायमेंशनल की बातें कर रहे हैं तो x में कितना डायरेक्शन मूव किया, y में कितना मूव किया और z में कितना मूव किया। जैसे अगर मैं 2 डायमेंशनल की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते थे, 2 एक्सेस थी हमारे पास, एक x दूजा y। तो हम लोग देखते थे कि x में कितना मूव किया और y में कितना मूव किया, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते थे, x डैश और y डैश निकालते थे। यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे x में कितना मूव किया। तो हम कैसे पता करते हैं कि किसी एक्सिस के बारे में कितना वो मूव किया है, उस एक्सिस के पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे निकाल रहा था कि x में कितना मूव किया तो मुझे क्या ऐसे ऐसे लाइन खींचना है, नहीं, मुझे इस x एक्सिस के पैरेलली लाइन खींचना है और देन हमें जहां पे ये पॉइंट मीट करेगा हमें पता चलेगा कि अच्छा x में इतना मूव किया है। y में कितना मूव किया है कैसे पता चलेगा, हम इस y एक्सिस के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करेंगे अगर, तो हमें पता चलेगा कि ये कितना y एक्सिस में मूव किया है। ठीक उसी प्रकार सिमिलरली हम लोग अगर 3 डायमेंशनल की बात करें स्टूडेंट तो हम लोग यहां क्या करेंगे, तीनों जो एक्सिस है दैट इज x एक्सिस के अबाउट पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस के अबाउट पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड z एक्सिस के अबाउट पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि हमारा जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अगर कोई यहां पे है और इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट पे मूव करता है तो कितना चेंजेज होगा। ठीक है, चलिए
तो हम लोग ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट लाइन ड्रॉ करूं, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा अगर स्केल का यूज कर ले स्टूडेंट फिगर बनाते समय, तो आपको काफी आसानी हो जाएगी और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा 1 मिनट का, आप लोग क्या करें स्केल का यूज कर लें। तो जब आप देखिएगा इन चीजों को एग्जाम के 1 दिन पहले, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और ये हमने y एक्सिस के अलोंग खींच लिया, तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया हमारा tx और ये हो गया हमारा ty, हो गया ना। यानी कि x एक्सिस में कितना मूव किया है, इतना मूव किया है, ये y एक्सिस में कितना मूव किया है, इतना मूव किया है। नाउ z एक्सिस का कैसे पता करेंगे, तो z एक्सिस के अलोंग हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए z एक्सिस के अलोंग हम पैरेलल लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ओके, z एक्सिस के अलोंग, तो ये हमारा z एक्सिस है, इसके अलोंग अगर मैं पैरेलल लाइन को ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे है, ठीक है। तो लगभग ऐसे जाएगा, यहां से अगर ड्रॉ किया जाए तो कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, मान के चल रहे हैं लगभग पैरेलल है, ठीक है। आप लोग समझ जाइए, हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच लिया, वाई एक्सिस के पैरेलल खींच लिया, ये चीजें आपको पहले से पता है। आपको जेड के बारे में पता करना है, तो ये जेड एक्सिस है, हमने इसके पैरेलल लाइन खींचा 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 खींचा, और जहां जाके ये कट करेगा इस पॉइंट को, तो कट कैसे करेगा सर, एक्स एक्सिस का कैसे पता करते थे, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हम लाइन खींचते जाएं तो ये तो कहीं कट नहीं करेगा ना, कैसे पता करते थे, फिर इसके अलोंग खींचते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे, और ये जहां पे कट करेगा जाकर, ये कुछ कुछ यहां पे कट किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका, ये हो गया टी जेड, यानी कि मूवमेंट इन जेड, कितना जेड में ये मूव किया है। तो यहां पे क्या हो गया स्टूडेंट आपका, अगर आप एक्स डैश की बात करें तो एक्स डैश आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टी एक्स, यानी कि एक्स डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, करंट में जो एक्स था आपका प्लस ये टी एक्स मूव किया एक्स में, तो एक्स डैश इक्वल्स एक्स प्लस टी एक्स। ठीक उसी प्रकार y डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, यानी y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y अभी यहां था, अब y में क्या हुआ, ये मूव कर रहा है, तो ये देखिए y में क्या कर रहा है, ये y में मूव कर रहा है, यहां से यहां मूव किया, ये आपका ty है, तो क्या हो जाएगा y प्लस टी वाई। नाउ अगर आप z डैश की बात करें स्टूडेंट, तो z डैश क्या होगा आपका, ये देखिए, ये आपका z डैश, यानी z का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपका z में यहां तक और इतना मूव किया है z में, है ना, यहां से यहां तक, यानी tz, तो हो जाएगा करंट में जो z था प्लस tz। ये हुआ आपका कोऑर्डिनेट, कि कोऑर्डिनेट किस प्रकार से निकलेगा। नाउ क्या हम लोग इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट, है ना। तो अगर इसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें कुछ इस प्रकार से, इन मैट्रिक्स फॉर्म, ओके, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं बताइए। इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, है ना, इक्वल्स एक्स प्लस टी एक्स, वाई प्लस टी वाई, जेड प्लस टी जेड, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो अगर आप देखें स्टूडेंट, तो अभी ये जो फॉर्म बन रहा है वो बन रहा है P डैश इक्वल्स P प्लस टी, है ना, कुछ ऐसा फॉर्म बन रहा है। यानी कि P डैश क्या है, P डैश है आपका न्यू कोऑर्डिनेट, जो आपके न्यू कोऑर्डिनेट आए हैं इक्वल्स ओल्ड कोऑर्डिनेट प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन हमें इसे क्या करना है स्टूडेंट, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना। अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यहां तक एकदम समझ में आ गई होगी चीजें, मैंने बहुत बेसिक से आपको समझाया है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर थोड़ा सा भी कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप चीजों को फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ जाइएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो पहले हम बात कर लेते हैं आखिर होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया। तो हमने आपको 2D ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था कि मान लिया जाए कोई एक 2D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई 2D ऑब्जेक्ट है,
इसे हम सबसे पहले ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं, ये यहाँ पे आ गया। देन हम इसमें थीटा एंगल रोटेट करते हैं कुछ, ये यहाँ पे आ गया। देन हम क्या करते हैं इसमें मान लिया जाए स्केलिंग करते हैं, तो ये कुछ इतना बड़ा हो गया। और अब हमें पता करना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें बार बार अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालना पड़ता था, है ना। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पर सबसे पहले ट्रांसलेशन परफॉर्म हुआ तो ट्रांसलेशन के लिए, देन जो न्यू कोऑर्डिनेट आया ट्रांसलेशन परफॉर्म करने के बाद उसमें हमें फिर क्या करना पड़ता था, रोटेशन हुआ तो रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता था, जो भी करना पड़ता हो। देन हमें कोई न्यू कोऑर्डिनेट मिला, उस न्यू कोऑर्डिनेट पे हमें स्केलिंग परफॉर्म करना पड़ता था। देन जाकर के हमें फाइनल कोऑर्डिनेट मिला, मान लिया जाए हमें उसमें शियरिंग भी परफॉर्म करना है, तो देन उस न्यू कोऑर्डिनेट में हम शियरिंग परफॉर्म करेंगे, देन हमें शियरिंग वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती थी। होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम ने क्या कहा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो आता है उसे क्या कीजिए, आप उसे अगर 2 डायमेंशनल की बात करें तो 3x3 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, और अगर मैं 2 डायमेंशनल की बात करूं तो 3x3 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, और 3 डायमेंशनल में क्या होगा, हम 4:4 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो हमारा न्यू कोऑर्डिनेट का जनरल है वो मल्टीप्लिकेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव में कन्वर्ट होने का फायदा क्या होगा कि इसे हमें कन्वर्ट करना है, हमें क्या करना है, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखना है। मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म क्या, इसका जनरल फॉर्म होता है P डैश इक्वल्स P इंटू टी, बस। यानी कि अगर आप किसी भी न्यू कोऑर्डिनेट को निकालना चाहते हैं, हमने बोला था 2 डायमेंशनल में भी कि ये एकदम आपको रिमेंबर ही रखना है। ये अगर आप समझ गए तो आप चाहे 2 डायमेंशनल हो आइदर 3 डायमेंशनल हो, आप हर एक ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म कर सकते हैं इजिली। तो हमने बोला था P डैश इक्वल्स P इंटू टी, इसका मतलब क्या हुआ, P डैश का मतलब है कि आपका जो न्यू कोऑर्डिनेट आएगा आइदर वो 2 डायमेंशनल हो 3 डायमेंशनल हो, कोई मतलब नहीं है। P क्या है, आपका जो अभी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है इनटू जो उस पे ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म हुआ है, और ये T क्या है स्टूडेंट, ये T है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, T क्या है आपका ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म हुआ है। नाउ हम क्या करते हैं, इसे जब हमने मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखा, लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो P डैश इक्वल्स P प्लस टी, यानी ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है ये प्लस के एडिशन के फॉर्म में, हमें इसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों आखिर हम मल्टीप्लिकेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि अगर कोई 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो उस पर 3-4 ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ परफॉर्म हो रही हो। ऐसा तो नहीं है कि एक बार में एक ही ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म होगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लिया जाए जैसे ये फोन है, तो ये फोन मान लिया जाए अभी किसी कोऑर्डिनेट पे है, ठीक है, तो मैंने मान लिया जाए इसे ऐसे कर दिया, तो ये यहां से जब यहां आया तो एक तो ट्रांसलेशन परफॉर्म हुआ, साथ में रोटेशन भी परफॉर्म हुआ, तो यहां 2 चीजें परफॉर्म हुई, ठीक है। जब ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो कोऑर्डिनेट था सबसे पहले उसमें ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे तो न्यू कोऑर्डिनेट मिलेगा, देन उस न्यू कोऑर्डिनेट में हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे तब जाके मिलेगा। लेकिन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है कि आपको इतना चीज करने का जरूरत ही नहीं है, आप एक बार में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाल लीजिए और उसको P से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको न्यू कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बार बार आपको जो है वो न्यू कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। और होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो डिटेल में 2 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट था हमने आपको बताया है स्टूडेंट, उस पे हमने आपको 2-3 न्यूमेरिकल भी करवाए, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे हम जो बातों को कह रहे हैं। मतलब क्या कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे मान लिया जाए पहले ट्रांसलेशन फिर रोटेशन फिर शियरिंग परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाल लेंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ट्रांसलेशन इनटू रोटेशन इनटू शियरिंग। ये जो निकल के आएगा हमारे पास मैट्रिक्स, उसे अगर हम P से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा P डैश निकल जाएगा। ये कहता है होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो हम इसे इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, P डैश इक्वल्स P इंटू टी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये है जनरल फॉर्म फॉर होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम।
यहां तक कोई दिक्कत स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। नाउ आपको याद होगा जब हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करते थे तो एक डमी एक्सिस लेते थे, ध्यान है आपको? डमी एक्सिस के बारे में याद आया है ना? 2 डायमेंशनल में हमने डिस्कस किया था, क्या करते थे, एक डमी एक्सिस लेते थे, यानी कि कुछ जैसे हमारा एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है, तो यहाँ पे हम एक और लेते थे, क्या, 1 लेते थे, जिसका वैल्यू क्या होता था, 1 होता था, इक्वल्स 1 होता था, कुछ इस प्रकार से, है ना? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड देन उसके बाद 1 होता था, कुछ इस प्रकार से। तो अब इस 1 का यूज करके हम किस प्रकार से इसे 4:4 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, आइए हम देखते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे किया जाए, चलिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब 2 चीजें हो सकती है, या तो रो मेजर में जा सकता है या कॉलम मेजर में जा सकता है आपका। अब रो मेजर या कॉलम मेजर में कैसे जाएगा, क्योंकि ये p डैश इक्वल्स p प्लस टी एडिशन के फॉर्म में, हम इसे मल्टीप्लीकेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रो मेजर या कॉलम मेजर में अगर आप करें तो थोड़ा सा आपका जो आंसर होगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है, चीजें कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसे हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे आपको डिस्कस करवाते हैं। आप अगर नोट करना चाहें तो इधर फर्दर नोट कर लें आप लोग, ठीक है, इसे तो नोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो 2 डायमेंशनल वाला है और ये आपको पता होगा, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर ले अगर नोट करना चाहें तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट हम लोग। इसे हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ठीक है। तो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है, सबसे पहले हम रो मेजर की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट रो मेजर की, रो मेजर, ओके ना, रो मेजर की बात करें, इसका मतलब क्या, रो में होगा, हमारी चीजें रो में होंगी। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड 1, ठीक है, इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका, इक्वल्स हो जाएगा, यहाँ पे ये हटेगा नहीं, ठीक है, तो क्या किया जाए, रिमूव किया जाए क्या किसी को, यहां पे लिखते हैं या यहीं पे ट्राई करते हैं। ये हो जाएगा आपका x y z एंड 1 इनटू, ये इनटू है और उसके बाद हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत रहे होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, ये मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के बाद मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। देखिए, जब हम रो मेजर में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो एक्स वाई और जेड का वैल्यूज होगा वो रो में आएंगी, यानी कि जितने जो भी हमारे पास अभी 3 एक्सिस है और एक हमने डमी एक्सिस लिया तो 4 एक्सिस हो गया, तो वो चारों एक्सिस में जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो हम लोग रो में लिखेंगे। रो क्या बोलता है, ऐसे, y की जो वैल्यू होगी वो हम लोग रो में लिखेंगे, z की जो वैल्यू होगी हम लोग रो में लिखेंगे, 1 की जो वैल्यू होगी वो हम लोग रो में लिखेंगे। और कौन कौन एक्सिस में, अभी हमारे पास कौन कौन से एक्सिस हैं, हमारे पास x एक्सिस है, हमारे पास y एक्सिस है, हमारे पास z एक्सिस है और हमारे पास 1, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी के वैल्यूज को स्टूडेंट लिखेंगे, एकदम हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अब हम लोग रो मेजर में लिखेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, ओके। तो बताइए x डैश में x की क्या वैल्यू है, आइए यहाँ पे x डैश में x की क्या वैल्यू है, यानी x का वैल्यू का मतलब क्या, कॉफिशिएंट हम लोग निकालते हैं, है ना। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 3x, इसका मतलब क्या, 3:x, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉफिशिएंट। सो अगर कहीं x लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 × x, तो इसका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं, अगर x डैश में x की क्या वैल्यू है, तो x डैश में x की वैल्यू 1, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है। नाउ अब y डैश की, सबसे पहले हमें क्या करना है, रो मेजर में चलना है, यानी x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू और 1 का वैल्यू चारों एक्सिस में। चलिए, तो x का वैल्यू चारों एक्सिस के लिए हमें लिखना है, हमने x एक्सिस के लिए, x डैश के लिए तो लिख लिया। y डैश में y का क्या वैल्यू है, y डैश में y का वैल्यू है 1, क्या है, y डैश में y का वैल्यू है 1, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 1। z डैश में, अच्छा सॉरी, y डैश में x का क्या वैल्यू है ना, तेरा सा मिस्टेक हो गया था, y डैश में x का क्या वैल्यू है, तो y डैश में x का क्या वैल्यू है, यहां पे बताइए, y प्लस टी वाई, x तो है ना, यानी x का वैल्यू है 0, है ना, तो y डैश में x का वैल्यू है 0। z डैश में x का क्या वैल्यू है, z डैश में x का वैल्यू 0। 1 में x का क्या वैल्यू होगा, 1 में x का वैल्यू 0। चलिए,
ये चीजें आ गई समझ में आपको। नाउ अब हम y की बात करते हैं, y के वैल्यू की, ठीक है। तो y का वैल्यू हम लोग सबसे पहले चारों एक्सिस के लिए लिखेंगे, यानी x एक्सिस के लिए, देन y के लिए, देन z के लिए, देन जो डमी एक्सिस हमारे पास 1 है उसके लिए, ठीक है। तो बात करते हैं y का वैल्यू x डैश में। तो y का वैल्यू x डैश में y का वैल्यू, तो ये है x डैश, इसमें y का वैल्यू क्या है बताइए। इसमें आपका y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 0, तो यहां पे आ जाएगा आपका 0। नाउ y डैश में y का वैल्यू क्या है, ये है आपका y डैश। y डैश में y का वैल्यू अगर आप देखें तो y का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट 1। नाउ z डैश की बात करते हैं। z डैश में y का क्या वैल्यू है ना, z डैश में y का वैल्यू, तो z डैश में y का वैल्यू है 0, यहां पे y है ही नहीं तो 0। एंड 1 में अगर आप देखें स्टूडेंट y का वैल्यू, तो 1 में y का वैल्यू 0। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग z की, z के वैल्यूज की। नाउ x एक्सिस में देखें तो x डैश में देखें तो z का वैल्यू, x डैश में z है क्या, नहीं है, यानी कि x डैश में z का वैल्यू 0। y डैश में z का क्या वैल्यू है, y डैश में z का वैल्यू देखें तो z का वैल्यू 0। z डैश में z का क्या वैल्यू है, z डैश की अगर आप बात करें तो ये है z सिर्फ लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब 1z है, तो z का वैल्यू क्या है 1। 1 में अगर आप z का वैल्यू देखें, 1 में जो z का वैल्यू है वो है 0, ठीक है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं किसकी, 1 के वैल्यू की। तो x डैश में 1 का क्या वैल्यू है, यानी 1 का क्या कोएफिशिएंट है। 1 अभी एक्सिस, अभी ये एज अ कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एज अ वेरिएबल अगर वर्क कर रहा हो। तो यहां पे देखिए, यहां पे ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है यहीं पे। x डैश में 1 का क्या वैल्यू है, x डैश में 1 का क्या वैल्यू है, तो बताइए इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, x डैश इक्वल्स x प्लस 1 इंटू tx, लिख सकते हैं क्या। तो इस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट, ये tx हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि x डैश में 1 का क्या वैल्यू है, x डैश में 1 का वैल्यू क्या है, tx है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, tx, ठीक है। y डैश में 1 का क्या वैल्यू है, इसी प्रकार से अगर हम y डैश को लिखे तो y डैश में 1 का वैल्यू 1 इंटू ty हो जाएगा, तो ty। z डैश में 1 का क्या वैल्यू है, z डैश में इसी प्रकार हम लिखे z प्लस 1 इंटू tz, तो z डैश में 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tz, तो ये हो जाएगा आपका tz। 1 की अगर हम बात करें कि 1 का वैल्यू 1 में क्या है, तो 1 का वैल्यू 1 में 1 है ना, 1 का वैल्यू 1 में क्या है, 1 है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका x डैश, y डैश, z डैश एंड 1, जो आपका p डैश आएगा ये हमने कन्वर्ट कर दिया p डैश इक्वल्स p इंटू t के फॉर्म में। ये जो आपका है ये है आपका p, इसे आप चाहें तो नहीं लिख सकते, इसे हम इरेज कर दें। अगर आपको नोट करना है तो इसे नोट कर लीजिए या फोटो वगैरह खींच लीजिए, इसे आप नहीं लिख सकते, ठीक है। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हमने लिखा है, ये मैट्रिक्स के पार्ट नहीं है, ध्यान देना, ये मैट्रिक्स के पार्ट नहीं है, ये हमने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है कि अगर हम रो मेजर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि x, y, z और 1 जो चारों एक्सिस है हमारे पास, उसकी जो वैल्यूज होंगी वो रो मेजर में लिखाएंगे। लेकिन अब अगर वही हम कॉलम मेजर की बात करें तो जो x, y, z और 1 का वैल्यूज होगा वो कॉलम में लिखाएगा, है ना, कॉलम मेजर में होगा, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। तो ये मैट्रिक्स का पार्ट नहीं है, हमने इसलिए डिफरेंट कलर का यूज किया लिखने के लिए। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहां पे था p डैश इक्वल्स p इंटू टी, लेकिन अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया आपका p, तो p इक्वल्स p इंटू टी कर दिया ना इसमें कन्वर्ट हमने, ये हो गया आपका p, यानी कि जो आपका न्यू कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज x डैश, y डैश, z डैश, इन 1 हमने डमी लिया है, उसको फिर छोड़ देते हैं हम लोग, जस्ट फॉर हम लोग कैलकुलेशन के लिए उसका यूज करते हैं। और हमने यहां जो हमारा ओरिजिनल या बोला जाए जो ओल्ड कोऑर्डिनेट था दैट इज x, y, z एंड 1, जो हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट था x, y, z एंड 1, और इनटू ये हमारा आ गया ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, इसे थोड़ा सा रिमूव करते हैं, जो मेनली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, जितने भी स्टफ है सारे, ठीक है। हो गया सारा नोट, आई होप आप लोग पॉज करके नोट कर लिए होंगे। चलिए
तो इसे रिमूव करते हैं। ये आपका जनरल मैट्रिक्स फॉर्मूला है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। जनरल मैट्रिक्स फॉर्मूला फॉर होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ ये था आपका पी डैश, ये पी था, मिट गया थोड़ा, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या कि हमने रो मेजर ऑर्डर में निकाल लिया ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, सो इसे भी रिमूव कर दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन या 3D ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये क्या है स्टूडेंट, इसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। 3D ट्रांसफॉर्मेशन, 3D ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, 3D ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ट्रांसलेशन, फॉर ट्रांसलेशन। चलिए ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, 3D ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फर्स्ट हो जाएगा आपका इन रो मेजर, इन रो मेजर ऑर्डर, ठीक है। अगर हम इन रो मेजर की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारा क्या होगा बताइए, T इक्वल्स क्या है बताइए, 1 0 0 0, देखते जाइए वहां से, 0 1 0 0 0 0 1 0, tx ty tz एंड 1। ये आया आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, एंड ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और आपके सिलेबस में भी यही दिया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपको पता करना है। तो हमने ट्रांसलेशन का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाल लिया इन रो मेजर, ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। अब इसका फायदा क्या हुआ सर, ठीक है, हमने इतना कैलकुलेशन कर लिया इधर से उधर से, आखिर इसका फायदा क्या है निकालने का, क्यों हम निकाले, क्यों आखिर डमी एक्सिस लिए। फायदा इसका यह है कि जब हमें मान लिया जाए ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है और उसके बाद कोई दूसरा हमें ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है और उसके बाद कोई दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, मान लिया जाए रोटेशन या स्केलिंग या 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ परफॉर्म करने हैं, तब हम क्या करेंगे कि इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को उनके ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और एक हमारा जनरल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आएगा, उसको अगर हम P के साथ ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा न्यू कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इससे चीजें आसान हो जाएंगी। मींस क्या, हमने जस्ट जो लिखा है आपको उसे भूलना नहीं है कि P डैश इक्वल्स P इंटू टी, P डैश इक्वल्स P इंटू टी, ठीक है। मींस ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है किसका, ट्रांसलेशन का। अगर मान लिया जाए हमें क्या करना है, रोटेशन परफॉर्म करना है, देन स्केलिंग परफॉर्म करना है, देन ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है, हम क्या करेंगे, रोटेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा इनटू जो स्केलिंग का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा इनटू जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो ट्रांसलेशन का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आ जाएगा आपका क्या, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, रोटेशन स्केलिंग ट्रांसलेशन, इन तीनों का यूनिक आ जाएगा। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपके पास है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, तो आपका P डैश आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ता, पहले हमें रोटेशन परफॉर्म करना पड़ता, देन उस न्यू कोऑर्डिनेट पे स्केलिंग, देन उस न्यू कोऑर्डिनेट पे ट्रांसलेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इन तीनों के ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आ जाएगा एक यूनिक, एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और उसको हम लोग अगर इस ओल्ड कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, इसलिए यूज करते हैं। तो रो मेजर आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट ट्रांसलेशन का। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं कॉलम मेजर की। तो कॉलम मेजर की अगर बात करें हम, तो इसे थोड़ा सा रिमूव करते हैं। आप अगर नोट करना चाहे स्टूडेंट, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, तो सारे जो भी लिखे हुए हैं बोर्ड पे सारे को आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ओके स्टूडेंट। तो बात करते हैं नाउ अब हम लोग कॉलम मेजर ऑर्डर की। अभी हमने रो मेजर ऑर्डर देख लिया, तो कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होगा कि जो एक्स वाई जेड और यहाँ पे 1 एक्सिस है, इनकी जो वैल्यूज होंगी वो कॉलम में लिखाएंगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा एक्स डैश, और यहाँ पे ये आपका रिजल्ट लिखा हुआ है, देखिए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, हालांकि यहाँ पे हमने डमी एक्सिस नहीं लिया है, तो ये हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश
जेड डैश एंड 1 इक्वल्स, हमें किसके फॉर्म में लिखना है, जनरल मैट्रिक्स फॉर्म, जो क्या होता है पी डैश इक्वल्स पी इंटू टी। सो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश 1 इक्वल्स एक्स वाई जेड एंड 1 इंटू, अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉलम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कॉलम में, कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग कॉलम, कॉलम किसे कहते हैं, इस प्रकार से कुछ कॉलम होता है। तो एक्स वाई जेड और 1, इसका जो इनके जो वैल्यूज होंगे वो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, चलिए। और कौन कौन से एक्सिस पे लिखना है बताइए, एक्स एक्सिस के लिए लिखना है, वाई डैश के लिए लिखना है, जेड डैश के लिए लिखना है और 1 के लिए लिखना है ना। तो बताइए आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल। एक्स डैश में एक्स की क्या वैल्यू है, फिर से बता रहा हूं मैं कि कॉलम मेजर में सिर्फ आपका हुआ क्या, ये रो मेजर नहीं है, ये अब हो गया कॉलम, कॉलम मेजर। कॉलम मेजर में हुआ क्या आपका, जो एक्स वाई जेड और 1 का वैल्यूज है वो सारा हम लोग कॉलम में लिख रहे हैं। ठीक है, कॉलम वाइज लिख रहे हैं। तो चलिए, एक्स डैश में एक्स की क्या वैल्यू है बताइए। तो एक्स डैश में एक्स की वैल्यू क्या है, 1, तो यहां हो जाएगा आपका 1। वाई डैश में एक्स की क्या वैल्यू है, इस पर हमें कॉलम में लिखना है, वाई डैश में एक्स की वैल्यू है 0। जेड डैश में एक्स की क्या वैल्यू है, 0। 1 में जेड की क्या वैल्यू है, 0। नाउ अब हम y के वैल्यूज की बात कर लेते हैं, y का वैल्यूज इन x डैश y डैश z डैश एंड 1। तो चलिए y का वैल्यू इन x डैश, तो y का वैल्यू x डैश में क्या है, 0। y का वैल्यू y डैश में क्या है बताइए, y डैश में y का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहां क्या हो जाएगा 1। चलिए, y का वैल्यू z डैश में क्या है, z डैश में y है ही नहीं तो 0। और y का वैल्यू 1 में क्या है, y का वैल्यू अगर आप 1 में देखें तो ये भी हो जाएगा आपका 0। देन z के वैल्यूज की बात कर लेते हैं, z का वैल्यूज इन x डैश y डैश z डैश एंड 1 एक्सिस। नाउ तो z का वैल्यू x डैश में क्या है, x डैश में z है ही नहीं तो ये हो जाएगा आपका 0। z का वैल्यू y डैश में क्या है, तो z का वैल्यू अगर आप y डैश में देखें तो ये भी 0। z का वैल्यू z डैश में अगर आप देखें तो z डैश में z का वैल्यू क्या है, 1, ये हो गया आपका 1। एंड z का वैल्यू अगर आप 1 में देखें स्टूडेंट, तो 1 में z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 है ही नहीं। नाउ अब 1 की बात कर लेते हैं, यहां पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। 1 का जो वैल्यू होगा x एक्सिस y z एंड 1 में वो क्या होगा, तो 1 का वैल्यू बताइए तो x डैश में क्या है, तो सेम इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, अगर मैं बताऊं तो x डैश इक्वल्स x प्लस 1 इंटू dx। तो ये जो आपका 1 है, ये जो आपका 1 है, इसका कॉफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे tx, क्योंकि 1 यहाँ पे एज अ कांस्टेंट नहीं एज अ एक्सिस वर्क कर रहा है। तो 1 का जो वैल्यू होगा x डैश में वो क्या हो जाएगा, tx हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका tx। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नाउ 1 का वैल्यू y डैश में क्या हो जाएगा, इसी प्रकार dy हो जाएगा। 1 का वैल्यू z डैश में क्या हो जाएगा, z प्लस 1 इंटू tz, तो tz हो जाएगा। और 1 का वैल्यू 1 में क्या होगा, 1 का वैल्यू 1 में 1 ही होगा, क्योंकि ये 1 है। पूछा जा रहा है इसका वैल्यू इसमें क्या होगा, तो इसका वैल्यू इसमें 1 इंटू 1 इसको लिख सकते हैं, तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये क्या आया, ये यहाँ पे इंटू है, ध्यान देना है हमेशा, प्लस नहीं है। हमने क्या किया है, हमें जो ट्रांसलेशन जब हम परफॉर्म कर रहे थे तो हमारे पास आ रहा था p डैश इक्वल्स p प्लस टी, लेकिन हमें इसे क्या करना है, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो जनरल मैट्रिक्स फॉर्म होता है दैट इज p डैश इक्वल्स p इंटू टी, इसमें हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कॉलम मेजर है तो ये क्या हो गया, ये आपका हुआ है कुछ p डैश इक्वल्स, यहाँ पे आपका 1 मिनट, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। कॉलम मेजर में क्या होता है स्टूडेंट, कॉलम मेजर में होता है p डैश इक्वल्स t इंटू पी हो जाता है, ना कि p इंटू टी होता है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इनटू, आप इधर ये तो नहीं दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा अगर आप कोशिश करें मे बी इनटू, ये दिख पा रहा है आपको, हाँ ये यहां तक दिख रहा है,
थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे क्या करना है, इंटू एक्स वाई जेड एंड 1। ठीक है, चलिए ये सही है आपका। अब ऐसा क्यों होता है यहाँ पे स्टूडेंट, ये इक्वल्स है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने क्या किया है, रो मेजर से कॉलम मेजर में कर दिया है। कॉलम मेजर में ध्यान देना है पी डैश, यानी कि जो आपका न्यू कोऑर्डिनेट निकलेगा वो होगा टी इज टू पी, यानी कि जो आपका न्यू कोऑर्डिनेट आएगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश 1 इक्वल्स क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जो हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट है। ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपका। और अगर आप इसे सॉल्व करें कॉलम मेजर को तो ये आपका आएगा, ये है आपका कॉलम मेजर, इसे नोट कर लेना है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा क्या, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और साथ में आ जाएगा आपका 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा ये बताइए, ये हो जाएगा आपका जेड प्लस टी जेड और ये हो जाएगा साथ में 1। अब ये कैसे आएगा, आप लोग सोल्व कीजिए, देखिए ऐसे ही आप देख लीजिए ना, ये जो आपका मैट्रिक्स है इसमें टोटल कितने रोज है, 1 2 3 4 रोज है। इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें कितने रोज है, 1 2 3 4 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम्स है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले का रो दूसरे का कॉलम, यानी कि 4:1 का मैट्रिक्स आएगा। ये देखिए 4:1 का मैट्रिक्स है ना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो अगर आप इसे करें स्टूडेंट इस कॉलम मेजर को तो आपका ये आएगा इन मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, कॉलम, तो ये हो गया आपका कॉलम मेजर। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की बात करें, 3D ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ट्रांसलेशन इन कॉलम मेजर, इन कॉलम मेजर, इन कॉलम मेजर अगर आप बात करें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की तो बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इक्वल्स 1 0 0 tx 0 1 0 ty 0 0 1 tz एंड 0 0 0 1। ये है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ट्रांसलेशन इन कॉलम मेजर। तो इसे आप लोग स्टूडेंट नोट कर लीजिए। यहां पे आपका 3D ट्रांसफॉर्मेशन का जो फर्स्ट आपका ट्रांसफॉर्मेशन था डेट इज ट्रांसलेशन, वो आपका फिनिश हो गया। इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, ट्रांसलेशन के बाद क्या पढ़ लें, रोटेशन नहीं, रोटेशन के पहले स्केलिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करना, उसके शेप एंड साइज में चेंज करना, उसे छोटा बड़ा करना, वो हम लोग समझेंगे। तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इन कॉलम मेजर। इसे नोट कर लीजिए, इस फिगर को आई होप नोट कर लिए होंगे सबसे पहले आप लोग। और ये आपको पहले बना लेना है, देखिए कैसे नोट कर लेना है, लिखना है कॉलम मेजर, इन चीजों को लिखना है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश 1 इक्वल्स, आपको ये लिखना है इतना इंटू इतना, यानी कि यहाँ पे क्या होता है पी डैश इक्वल्स टी इंटू पी होता है अगर आप कॉलम मेजर की बात करें तो। ठीक है, नाउ इसके बाद आप ये नोट कर लिए, देन आपको फाइनली ये लिख लेना है। अब बोलिएगा सर फाइनली आंसर तो यही आ रहा है तो इतना हम झंझट क्यों किए, यहां से ही तो आ गया ये आंसर, यस यहीं से आया है, लेकिन हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालने के लिए इतना झंझट किया है कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहे हैं 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ, स्केलिंग रोटेशन, तो क्या करना होगा, आप सीधा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स सारों को मल्टीप्लाई करके एक आपका जनरल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ जाएगा और उसको आप ओल्ड कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो न्यू कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। तो ये रहा, इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट। सबसे लास्ट में आपको इसे नोट करना है कि 3D ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ट्रांसलेशन इन कॉलम मेजर इज दिस। चलिए इसे अब हम हटाएंगे और स्केलिंग को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट।